मंजिल पे आके हाथों को देखा तो दुख हुआ, हाथों की कुछ लकीरें अधूरी थी दोस्तों। बच्चों की परवरिश के खातिर खूने दिल के साथ कुछ कहानियां सुनानी भी जरूरी है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक फैसला न लेने का फैसला क्यों किया है और क्यों कानून मंत्री कह रहे हैं हम जल्दी ही खबर देंगे। बात करेंगे आज कि मंजू शर्मा आखिर राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्यों चली गईं और जाते जाते क्या कह गईं, क्या आरोप थे और क्यों दिल दुखा। संगीता आर्य कब जाएंगी। रामू राम राय का जमानत पर आए हैं, क्या बाकी लोगों को भी जमानत मिलने वाली है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि अशोक गहलोत पटना गए तो क्या हो गया उनके साथ, और इधर सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा से लेकर ममता भूपेश जो कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी हैं वहां तक छाए रहे। सियासत क्या कहती है और कैसे रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा के बाहर महफिल लूट ले जाते हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के बेरोजगार क्यों याद कर रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं मंजू शर्मा से। मंजू शर्मा ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है और लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं श्रीमती मंजू शर्मा वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य के पद पर कार्यरत हूं। मैंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन अत्यंत पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करते हुए व्यतीत किया है, किंतु गत दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है, जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान द्वारा किसी भी जांच एजेंसी में न किसी प्रकार की कोई जांच लंबित है, न ही मुझे किसी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रही हूं। और बड़ी क्लिष्ट हिंदी में दिया है, कविवर कुमार विश्वास की पत्नी है। ये कैसे आई थी ये पहेली है, कैसे जा रही हैं ये सबके सामने है। ये अभी इनका दिल क्यों दुखा। दिल तो उस दिन भी दुख जाना चाहिए था जब ईओआरओ परीक्षा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच में नाम लिखा था। गोपाल केसावत अशोक गहलोत के बेहद करीबी, जिन्हें घुमंतू बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, जब वो पैसे की बात कर रहे थे तो किन किन के लिए पैसे मांग रहे थे उस वक्त भी नाम आया था। मगर इस बार कुछ ज्यादा आ गया है क्या, या फिर तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाएगी, पता नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले उस जांच का क्या हुआ, वो होना भी क्या था जब मुखिया ही संगीता आर्य को सर की मैडम यानी निरंजन आर्य मुख्य सचिव की मैडम कह रहे थे, तो उसी दिन वो जांच गोल थी। फिर भी परीक्षा वो रद्द हो गई और रद्द होने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। हमारी कोशिश है कि एसआई में ऐसा ना हो। संगीता आर्य देख रहे हैं, ये अशोक गहलोत जब इनके प्रचार में गए थे, प्रचार में विशाल जनसभा, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जनसभा को सफल बनाएं डॉक्टर संगीता आर्य। अब किन विद्वता की वजह से अशोक गहलोत ने इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग में बनाया था और इनका जमीर कब जागेगा हमें इंतजार है। पर
कविवर कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का जमीर जाग गया है। अब देखिए, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इन लोगों का नाम क्यों लिया गया। चलो, गोपाल केसावत तो अरेस्ट हुआ था और वो उसने कहा था कोई एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, मगर यहां पर रामू राम राय का, जिसकी जमानत आज हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसने एसओजी में पूछताछ में यह कहा कि अपने बेटे और बेटी के इंटरव्यू के लिए, एक बार बेटे के इंटरव्यू के लिए देवेश और एक बार बेटी दिव्यांशी के इंटरव्यू के लिए 2 बार मंजू शर्मा और संगीता आर्य से मिला था, सबसे मिला था, मतलब सभी 6 सदस्यों में से मिला था। अब इनका नाम लिखा है, बोला है उसने। अब देखिए, ऐसे तो कहा जा सकता है कोई आएगा सदस्य तो घर से भगा तो नहीं देगा, मगर आपको ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी, या फिर सार्वजनिक करनी चाहिए थी, या फिर भगा देना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू की गोपनीयता के अपने मायने हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग नौकरियों के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति आपके पास आता है 2-2 बार, अगर वो सच बोल रहा है तो, बाकी तो सच ही बोला है, सबका नाम गलत क्यों लेगा वो। तो ये नैतिकता के लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी गलत था उसे एंटरटेन करना। आपने मना नहीं किया है, इसका मतलब एक्सेप्ट ही तो किया है। पर उसने कहा है रामू राम राय का ने कि मैं जब अपने बेटे बेटी के लिए इनके पास गया था तो इन्होंने मना नहीं किया था। अब ये बार बार कहते हैं कि हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं, हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है वो क्यों की है, इसीलिए की है। और रामू राम राय का ये जमानत पर बाहर आ गए हैं, और जमानत पर बाहर आने के बाद अब ये क्या बोलते हैं हमें इंतजार रहेगा। क्योंकि देखिए, जमानत पर तो बाबूलाल कटारा भी बाहर आ जाता और जगदीश बिश्नोई भी बाहर आ जाता, मगर मुझे लग रहा है कि इसमें जांच एजेंसियों को भी फुल प्रूफ इंतजाम करने होंगे। रामू राम रायका के पैरवी करने वाले इतने दिखे कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो तो वीके सिंह थे जो ये पकड़ लिए गए, बेटे और बेटी आरपीएस से लाए गए और कहा कि पापा पेपर ला कर दिए थे, तब भी ये करंट मारते हुए एसओजी में घूम रहे थे कि ऐसी की तैसी कर दूंगा सबको। और जब ये शाम को बैठा लिए गए तो बीजेपी के और कांग्रेस के मूर्धन्य नेताओं के फोन घनघना रहे थे, क्योंकि इनके रिश्ते मजबूत हैं हर जगह। अब इन सब का खुलासा हम कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नेता किसी के लिए फोन कर सकता है, हो सकता है उस समय उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी, मगर इन्हें प्रिविलेज दिया गया, इसका भी खुलासा हो जाएगा। खैर, ये बेटे और बेटी हैं जिनके इंटरव्यू को लेकर जो मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है और कहा है कि हमारे ऊपर कभी कोई आक्षेप नहीं रहा, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी आलोक में नाम की चर्चा की थी, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। पर अब ये तो खुलासे होते रहेंगे। जो वीके सिंह ने बताया कि कैसे अशोक गहलोत को बचाने के लिए बाबूलाल कटारा सब कुछ पी गया था और आखिरी तक किसी तरह से राजकुमार यादव का नाम नहीं आए, इसमें पूरा का पूरा तंत्र लगा रहा, पूरा का पूरा तंत्र लगा रहा है। इसीलिए अब भी कहानी बाकी है। पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्या वाकई अब संगीता आर्य भी चली जाएंगी या फिर सरकार को भेज देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के सफाई का वक्त आ गया है। और सचिन पायलट सबसे पहले इसकी मांग को लेकर पदयात्रा निकाले थे
एसआई परीक्षा के जरिए ही सही, राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए ही सही, कम से कम इसके सफाई का कार्यक्रम तो शुरू हो। पर सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? इसका कोई जोधपुर कनेक्शन है क्या? जोगाराम पटेल भी जाते हैं जोधपुर में तो जज साहब के ऑर्डर को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अशोक गहलोत भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का समर्थन कर रहे हैं जो इस ऑर्डर को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या वाकई ये नेता किसी जज के द्वारा दिए गए ऑर्डर को समझ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जोधपुर कनेक्शन भी नहीं है, बस यूं ही ये तीनों जोधपुर से आते हैं। मगर जोधपुर कनेक्शन की बात जो हो रही है वो हमारे पास जो फीडबैक आई है, ये बात सच भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है। राजपूत नेता हैं जो राजेंद्र राठौड़ हैं या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या दूसरे हैं, कहा जा रहा है कि एक प्रेशर बना हुआ है और अब पता नहीं है झूठ या सच कि आजादी के बाद पहली बार 94 राजपूत जो हैं एसआई में सेलेक्ट हुए थे, अब शायद इतना ना हो पाए। वीके सिंह ने कहा, जो खुद भी राजपूत हैं, कि पढ़ने वालों को कोई रोक सकता ही नहीं है। मगर हमने कहा कि इसमें जब यह आंदोलन शुरू हुआ था या परीक्षा पेपर लीक की बात शुरू हुई थी, तब तो कोई जानता ही नहीं था कौन राजपूत है कौन जाट है। फिर कहा हनुमान बेनीवाल इसीलिए तो कूदा क्योंकि इसमें राजपूत ज्यादा थे। तो हमने पूछा कि जाट कितने थे, तो कहा कि 134। हमने कहा 134 जाट हैं और 94 अगर राजपूत हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि नहीं है पता नहीं, ये झूठी बातें भी कई बार दलील में पेश की जाती है आपके सामने। तो हमने कहा कि 134 जाट है, फिर तो नुकसान हनुमान बेनीवाल को है। वह नहीं, जाटों को आप नहीं जानते, ये 200 भी आ सकते हैं, मगर राजपूत जो है 94 आएंगे या नहीं आएंगे। हमने कहा कि इन दलीलों में कोई दम नहीं है और शायद इसीलिए गजेंद्र सिंह शेखावत हो या राजेंद्र राठौड़ हो या गजेंद्र सिंह खीमसर हो, जोगाराम पटेल हो, एक दबाव जो है वो पड़ रहा है मारवाड़ राजपूत सभा एसआई भर्ती को यथावत रखें। अब ये राजपूत वाला एंगल कितना है या नहीं है, मैं जब तक ये पूरी लिस्ट ना आ जाए पता नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे रिपोर्टर जाकर आए थे आरपीए में, वहां करीब 40 के आसपास हैं, क्योंकि सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। और सरकार को फैसला लेना क्या है, भर्ती रद्द कर दिया है कोर्ट ने। दीवार पर साफ साफ लिखी हुई इबारत है ये, इसे समझने में देरी हो सकती है, नासमझी नहीं हो सकती है, समझना ही पड़ेगा। कैंसिल शब्द का उपयोग किया गया है। अब प्रोसेस को लेकर 134 वाला नंबर पढ़ा क्या भाई साहब, 134 वाला नंबर पढ़ा क्या भाई साहब, अरे क्या है 134 नंबर? आरपीएससी को कहा है कि आप इसको कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कीजिए, तो उसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? मगर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैबिनेट के बाद, उसमें कहा गया कि हमने कोई फैसला नहीं लिया है, इसका मतलब सरकार डीबी में नहीं जा रही है और इन सबको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन्हें तैयारियों में लग जाना चाहिए। हमने इनका पूरा पक्ष जब भी ये आंदोलन करने आए हैं तब भी दिखाया है और अभी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो गंदगी 5 साल में किया उसका ये नतीजा रहा कि ये पढ़ने वाले बच्चे भी भुगते। अगर उसी समय अशोक गहलोत ने कदम उठाया होता, खैर कदम क्या उठाते, जब पेपर लीक होने के बाद नकारते रहते थे, जांच तक नहीं होने देते थे, तो ये कदम क्या उठाते। मगर सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं आ रहा है वो अशोक गहलोत जी हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे रो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे भी रो रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू का एक अलग ही खेल है, जो मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। अब 700 बच्चों को 30 से ऊपर नंबर आए, आप समझिए इंटरव्यू का अलग ही खेल है। कपड़े तक, पहचान का फोटो तक रामू राम राय का दिखाया था, जो संजय स्रोतिया जी कह रहे हैं कि
हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, बात है सुचिता की। आप फोटो देख रहे हो कि इस कपड़े में हमारे बेटे बेटी आएंगे, बाबूलाल कटारा बोर्ड में है। अब 28 भी कैसे दे दिए यार, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच का अंतर नहीं समझ रहा है और कहने में 28 ही तो दिया हूं, 28 कैसे दे दिए आप? कमाल के तर्क दिए जा रहे हैं। पर अब सवाल उठता है कि इसका खुलासा कब होगा और कितनों का खुलासा होगा? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहा था। अरे पूरे देश में तो गैंग कर रहे थे, यहां पर बाबूलाल कटारा तो नहीं कर रहा था, कहीं और। आरपीएससी का जो सदस्य है, जो डीपी जारोली जो था, उसको क्यों लगाया आपने? प्रदीप परासर को क्यों लगाया? प्रदीप परासर रामकृपाल मीणा को कैसे लेकर आया? मतलब ये तो गैंग नहीं था, ये तो आपके द्वारा चुने हुए बैठाए हुए लोग जो हैं उन्होंने पेपर लीक किया है। आप पूरे देश में गैंग ने पेपर लीक किया है, आपके यहां आपके द्वारा बैठाए हुए आपके चहेतों ने पेपर लीक किया है। दोनों का फर्क समझिए आप। और नैतिकता का तकाजा है कि इस अपराध को अपने ऊपर लेते हुए राजस्थान के युवाओं से माफी मांगिए, शायद दे भी दें। पर थेथोलॉजी में उलझा देते हैं, यहां भी हुआ, वहां भी हुआ, वहां भी हुआ। वो तो वही हाल है। मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था, जब हमारे रिजल्ट निकले 12th के, तो हमारा एक दोस्त फेल कर गया था। हम स्टेशन पर बैठे थे, सब लोग जा रहे थे अपने अपने रिजल्ट लेकर। तो उसने कहा कि हमारे घर चल। तो हमने कहा क्या हो गया? बोला मैं फेल हो गया हूं, तो मेरे पिताजी से बात कर लेना। जैसे उसके घर गए हम, पिताजी हंसते हुए पूछे कि क्या हुआ रिजल्ट? तो उन्होंने कहा होगा क्या, मैं फेल हो गया हूं। पिताजी उसके गुस्सा हुए कि फेल कैसे हो गया, मैं ही हुआ हूं, ये भी फेल हैं। मैं देख क्या वाक रह गया, करता क्या दोस्त के लिए। मैंने कहा कि हाँ मैं भी फेल हो गया हूं। तो ये जो सुनाने वाली कहानियां हैं कि पढ़ाई ही नहीं हो रही थी इसलिए सब फेल हो गए, माफिया ऐसे थे इसलिए पेपर लीक हो रहा था, यहां पर तो बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डीपी जारोली और प्रदीप परासर लीक कर रहे थे और उधर बाबूलाल कटारा लीक कर रहा था, जिसको आपने बैठाया था। मगर वसुंधरा राजे के भी यही हाल थे, इसमें कुछ नया नहीं था। हबीब गौरवान के समय से ये तमाशा चल रहा था, मगर हमारी कोशिश थी कि ये रुकना चाहिए और इसीलिए हम संघर्ष भी कर रहे थे। हमें किसी भी पढ़ने वाले बच्चों के हित के ऊपर कुठाराघात करने की मंशा कभी नहीं थी, ना आज है ना आगे रहेगी। अब इंटरव्यू को लेकर जो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से ऐलान किया। इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, 3-4 लोग बैठे होते हैं। जो इंटरव्यू देने जाता है वो अंदर आता है, मुंडी देता है, 30 सेकंड में कोई पूछ लेता है नाम क्या, कोई पूछता है कहां से आए हो, कोई कहता है कहां रहते हो, 30 सेकंड में वो निकल जाता है। मुझे बताइए भाई, 30 सेकंड में आपको पता चल जाता है क्या कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या ताकत है? पता चलता है क्या? ये सब फरेब है कि नहीं है? ये लोगों के साथ धोखा है कि नहीं है? हमने आकर के काम कर दिया, भारत सरकार ने निर्णय कर दिया कि वर्ग 3 और 4 उसकी नौकरी के लिए आपके पास आपके एग्जाम का जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और कंप्यूटर तय करेगा कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 1000 कौन से है, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा सीधा उसको ऑर्डर चला जाएगा भाई। अब भजन लाल शर्मा इतना विरोधी क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अच्छे नहीं लगते? अगर लगते हैं तो जो व्यक्ति रैलियों में, लाल किला के प्राचीर से, आकाशवाणी में, मन की बात में, हर जगह जिस बात को कह रहा है और पूरे भारत में जिसने, जहां पर केंद्र की नौकरियां हैं, दिल्ली सरकार में लागू कर दिया, भजन लाल सरकार उसको लागू नहीं करना चाहते हैं। बताइए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को लागू नहीं करना चाहता है कोई बीजेपी रूलिंग स्टेट, आश्चर्य की बात है। पर पता नहीं, लोग गुंजाइश तो रखना चाहते हैं, सत्ता में बैठते हैं, गुंजाइश रखना चाहते हैं कि हमारा वाला कैसे सेलेक्ट हो। पर मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से उठ के आए हैं, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं और जानते हैं, और इसीलिए केंद्र के सत्ता में आते ही सबसे पहले ग्रुप डी और 3 और 4 को उन्होंने इंटरव्यू से मुक्त किया है। अब देखिए राजस्थान में कब होता है। अब लौटते हैं सियासी खबरों की तरफ। आज राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस जो है वोट चोरी के नारे लगाते हुए सदन के अंदर गई और सदन में भी हंगामा मचाया। जवाब में बीजेपी के सदस्यों ने भी जवाब दिया और ये वोट चोरी की तख्तियां लिए हुए आप देख रहे हैं, टीकाराम जूली हैं, सचिन पायलट हैं, हरीश चौधरी हैं, तमाम बड़े नेता हैं। ये दृश्य नजर आया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर नहीं दिखे और अशोक गहलोत पटना गए हुए थे और इस तरह से वोट चोरी को लेकर यहां पर भी प्रदर्शन किया गया। तैयारी पहले से थी। देखिए, सबने टी शर्ट और शर्ट पर छपवा रखा है, बैनर बना हुआ था, यानी कि विधानसभा में कैसे पहले दिन प्रदर्शन करना है इसकी पूरी तैयारी थी। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाए जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए। पर अशोक गहलोत ऐसा रायता फैला गए हैं कि इन सारे मुद्दों पर पेपर चोरी जैसा मुद्दा हावी हो जाता है। पर आज इस दृश्य के बाद हमने पता किया कि अशोक गहलोत हैं कहां। दरअसल अशोक गहलोत बहुत सीरियसली ले लेते हैं जो मैं कहता हूं। उन्हें राहुल गांधी की यात्रा से दूर रखा गया था, लिहाजा अपने 2 साथियों 3-4 साथियों धर्मेंद्र राठौर, पवन गोदारा को लेकर पहुंच गए पटना एयरपोर्ट पर। पटना एयरपोर्ट पर खड़े हो गए राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी का स्वागत कर लिए, फोटो खिंचवा लिए। धर्मेंद्र राठौर, पवन गोदारा, अशोक गहलोत फोटो खिंचवाने के बाद, चूंकि यात्रा में एक नियम है कि कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, राहुल गांधी के साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लिहाजा राहुल गांधी की यात्रा से दूर रखा गया। मगर पटना एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवा के शायद ये संदेश देने की कोशिश किए कि हम भी यात्रा में शामिल हुए हैं, मगर राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। बिना बुलाए पटना पहुंचे थे। ये अशोक गहलोत से सीखनी भी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी चाहे कितने भी भाग रही है, वो पीछा करना छोड़ नहीं रहे हैं। अब इतना वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पर जाकर खड़ा हो जाए माला पहनाने के लिए तो मना कौन करे। पर यात्रा में आज कहीं दिखाई नहीं दिए, यात्रा के समापन पर स्टेज पर भी कहीं नहीं दिखाई दिए। पर चूंकि यात्रा चल रही थी, आखिरी दिन था, किसी ने बुलाया नहीं, तो इसलिए एयरपोर्ट पर चले गए थे और इधर आपको दिख रहे हैं स्वागत करते हुए एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से स्वागत करने के बाद वापस आ गए हैं। पर सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से लगातार धूम मचाए हुए हैं टोंक में। जिस तरह से वो सियासत करते हैं, उस सियासत में ये एक पोस्टर बॉय बन जाते हैं और लोगों के साथ सहजता जो दिखाई देती है वो टोंक से आने वाले हर दृश्य और उनके हर बयान सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर दिखाई देने लगते हैं। और आज वो पहुंचे थे विधानसभा के बाद ममता भूपेश के कार्यभार को संभलवाने के लिए, जो एससी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी है, प्रदेश अध्यक्ष बनी है राजस्थान में। यहां पर कई लोगों ने कई तरह के समीकरण की बात की है, पर हमें जो दिखाई दिया उसमें दिखाई दिया गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट बहुत कंफर्टेबल ढंग से और एक बोनहोमी जो होती है, एक लगाव जो होता है, उस लगाव के साथ दोनों बातचीत करते हुए नजर आए। जिस तरह से कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत कंफर्टेबल हैं तेजस्वी यादव के साथ या फिर आप अखिलेश यादव के साथ,
एक नई पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है। और इसी तरह से ये नई पीढ़ी के जो आपको दिखाई दे रहे हैं नेता, ममता भूपेश के कार्यक्रम में सचिन पायलट का इस तरह से चीफ गेस्ट होना, ये कई तरह के सियासी बदलाव को संकेत कर रही हैं। लिहाज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुसूचित जाति आयोग की, और ये तस्वीर है जहां पर आप नीला गमछा लिए देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नीला रंग जो हो गया है वो दलित राजनीति का पर्याय हो गया है। और ये गोविंद सिंह डोटासरा, रामजी लाल गौतम और ममता भूपेश और सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। इधर कांग्रेस की दूसरी नेता भी दिखाई दे रहे हैं। मगर जो कुछ मैं आज देख रहा था स्टेज पर, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट और टीकाराम जूली, ये जो त्रिमूर्ति है कांग्रेस की, ये शानदार प्रदर्शन कर सकती है। जो एक बोझ है पिछली सरकार के पापों का, उसे हटाते हुए एक नई तस्वीर पेश कर सकती है, नए वायदे जनता के साथ कर सकती है जिस पर भरोसा हो। इन तस्वीरों में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी कि ऑर्डर किस तरह से है बैठने का या बात करने का, और गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच लगातार जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से हंस कर बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में अगर ये त्रिमूर्ति आगे बढ़े पार्टी को लेकर तो अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। पर अशोक गहलोत एक अलग राजनीति लेकर चलते हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस अभियान में सफल हो जाएं कि कांग्रेस की मुख्य धारा में वापस आ जाएं। इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की राजनीति बेहद दिलचस्प होगी आगे जाकर, जहां पर अशोक गहलोत आसानी से बैठने वाले नहीं होंगे। और बीजेपी की राजनीति में अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कह दिया कि एसआई पेपर पर अपील, जो परीक्षा रद्द हुई, अपील करनी चाहिए, और भजन लाल शर्मा अपील करते हैं कि नहीं करते हैं। वहां पर भी जितनी मुतनी बातें हो रही है, पर भजन लाल शर्मा को लेकर चूंकि अभी किसी भी तरह का कोई उहापोह है नहीं, दूर दूर तक कहीं से कोई सुगबुगाहट भी नहीं है, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी नहीं कर रहे हैं, बोर्डों में नियुक्तियां भी नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं बनाए जा रहे हैं, मगर कोई चू चपड़ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। क्योंकि यहां पर बीजेपी में जो वसुंधरा राजे ने कहा है कि वनवास कब किसका हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए सब चुपचाप ही बैठे हैं। और ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा था, इन दृश्यों की बातचीत हो रही है, जिस तरह से ये ठहाके लगा रहे थे दोनों। अब क्या बातें कर रहे थे पता नहीं, अब सियासी लोग हैं, सियासी बातें ही करेंगे। पर सचिन पायलट का जन्मदिन भी आ रहा है और 7 सितंबर को इस बार संवलिया सेठ मंदिर में जन्मदिन मनाया जाना है, जिसके पोस्टर बैनर अभी से जारी शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर। और इधर हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इन दोनों को अब नए मुद्दों की तलाश है। भजन लाल शर्मा के खिलाफ अब क्या नए मुद्दे हो सकते हैं, ये पोस्टर जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है सचिन पायलट के 7 सितंबर के जन्मदिन को लेकर। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार अगर कुछ फैसला नहीं लेती है तो रद्द ही कहा जाएगा। और इस लिहाज से हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किस तरह से नए मुद्दे खोज कर लाते हैं, वो नए मुद्दे क्या होते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद फुर्सत में आए और जोश से भरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी आसमान में कुलांचे भरते हुए नजर आएंगे। आरएलपी सुप्रीमो लोक देवता तेजा जी के बलिदान दिवस तेजा दशमी के अवसर पर राजस्थान में 6 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। चूरू में ग्राम सिंगड़ी, उसके बाद डिडवाना कुचावन में चितावा और अजमेर में सुरसुरा, और उसके बाद चूरू में वापस धीराना तालाब बिदासर,
नागौर में खरनाल और आखिरी में भीमथल, धोरी मन्ना, बाड़मेर। हेलीकॉप्टर से इनकी यात्रा होगी। हनुमान बेनीवाल जोश में भरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा हुआ है। लिहाजा इस मौके पर आसमान से उड़कर जमीन पर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। हालांकि मौसम के बारे में अभी भी संशय है। अगर मौसम खराब हो तो हनुमान बेनीवाल उड़ान न भरें, क्योंकि अपना जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। उनकी जान की जरूरत राजस्थान की जनता को ज्यादा है। खेजड़ी को लेकर आए और खेजड़ी बचाव का अभियान चला रखा है। उन्हें बिश्नोई समाज काफी अटैच रहता है खेजड़ी से, उस इलाके के लोग भी, और इसे लेकर आज वो मीडिया के सामने भी आए। एक तरह से किस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। रविंद्र सिंह भाटी इसमें महारत हासिल कर चुके हैं और जब वन मंत्री संजय शर्मा आए तो उनके सामने, मीडिया के सामने वायदा भी लिया कि खेजड़ी को बचाया जाएगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद।